नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आज ये कहानी जो मैं जिनका बताने जा रहा हूं ना, उनका नाम है राम प्रसाद। राम प्रसाद जी उन दिनों टैक्सी ड्राइविंग का काम करते और उम्र ज़्यादा नहीं था, लगभग 24-25 साल के थे। शादी ब्याह हुआ नहीं था और वो एक टैक्सी स्टैंड पर मालिक के पास टैक्सी चलाने का काम करते थे। उत्तर प्रदेश की ये बात है और वहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर राम प्रसाद जी का घर था। अब वहीं पर जो जिस मालिक के पास काम करते थे ना, वहीं पर उनका रहना खाना सब कुछ वहीं चल रहा था। लेकिन पैसा था ना, पैसे में उनको संतुष्टि नहीं थी। जितना वो मेहनत करते थे औरों से ज़्यादा, और वो कोई कर नहीं पाता था। ऐसे ऐसे काम करते थे, ऐसे ऐसे सफ़र पर जाते थे जहाँ पर आम ड्राइवर जाने को सोच भी नहीं सकता था। नौजवान थे, साहस की कमी नहीं थी, डर नाम का चीज़ उन्होंने जाना नहीं था। लेकिन पैसा मन के माफिक नहीं था। बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा अब वो चला रहे थे। उनकी जो इच्छा थी कि खुद की अपनी टैक्सी हो और उस टैक्सी से अपना कारोबार आगे बढ़ाएं। लेकिन ये गरीब का सपना था। अब इतना सपना तो पूरा हो ही नहीं सकता था, लेकिन सपना अपने मन में बसाए हुए थे। अब उस स्टैंड पर और भी टैक्सियाँ थी और भी ड्राइवर थे, लेकिन जो दूर इलाके का अब उनको मिलता था सवारी, ज़्यादातर अब उनको ही दिया जाता था। और ड्राइवर मना कर देते, कोई ना कोई बहाना कर देते कि मेरे सर में दर्द है, मैं इतना दूर नहीं जा पाऊँगा, मेरे घर में काम है, क्योंकि वो लोकल रहने वाले थे। एक राम प्रसाद जी थे जो दूर के थे और उसी स्टैंड पर रहते थे। तो ले दे करके अब मना तो नहीं कर सकते थे ना, मालिक को जाना ही पड़ता था। और कभी कभी रात के टाइम में भी अब उनको मालिक भेज देता था। मजबूरी बस अब उनको निकलना पड़ता था। हाँ, थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी तब, जब वो सवारी को छोड़ करके वापस लौटते। रास्ते में कुछ न कुछ अब सवारी हाथ देती, भैया मुझे आगे तक छोड़ देना। 10-20 रुपये के लालच में सवारी को बिठा लेते थे। अब बड़ा खुश होते थे, चलो आज का चाय पानी का काम मेरा निकल गया। उसी में मस्त रहते थे, लेकिन अपना सपना भूले नहीं थे। एक दिन मैं ज़रूर अपने लिए टैक्सी ज़रूर निकालूंगा। अब उस रात की बात, जब वो एक सवारी छोड़ करके, दूर के इलाके का सवारी थी और उसको छोड़ करके लौट रहे थे। गर्मी का रात थी, हवा में अभी भी गर्माहट थी, अभी भी मौसम जो ठंडक होना चाहिए था। रात होने के बाद लगभग आधी रात के आसपास की बात थी और अभी भी ऐसा चल रहा था, हवा में गर्मी थी जैसे दिन का टाइम हो। खैर, अब वो सवारी को छोड़ चुके थे और अपने अब टैक्सी स्टैंड के लिए निकल रहे थे जहाँ पर वो रहते थे। अब आधा रास्ता तो निकल चुके थे, आधा अब बाकी था। मतलब थोड़ा बहुत देर का अभी सफ़र था, घंटा 1.5 घंटे का सफ़र बाकी था। तभी उनकी एक ऐसी जगह पर टायर पंचर हो जाता है। हवा निकल जाती है, टैक्सी लड़खड़ाने लगती है, तो समझ जाते हैं कि पंचर हो चुका है। अब ऐसी जगह पर पंचर हुआ था, अगर उस रात को अगर चांदनी रात नहीं होती तो बड़ा उनके लिए मुश्किल होता। दोनों तरफ में झाड़ियाँ झाड़ियाँ, अब बीच में से रोड गुजर रही थी। जिधर देखो जंगल ही जंगल अब उनको नज़र आ रहा था। जंगली इलाका था और उस जगह पर अब वो फंस चुके थे। अब करे क्या? अब उनके पास में अब उसका स्टैंड बाई था, दूसरा टायर था। अब वो बदलने की तैयारी करने लगे, जैक फैक लगा करके, और वही पसीना पोंछते हुए और अपना टायर चेंज कर रहे थे। तभी देख रहे हैं कुछ आवाज़ कानों में पड़ रही है। अब उस रात को बिल्कुल जो ट्रैफिक था ना, अब उस रोड पर तो बिल्कुल रुका हुआ था। गांव का, देहात का रोड का वो मामला था। अब कोई हाईवे तो था नहीं। तो दो लोगों की बातचीत उनको सुनाई पड़ती है कान में, एक लड़की और एक पुरुष का, आपस में बात करते हुए और उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। और जब वो देख लेते कि हाँ यहाँ टैक्सी खड़ी है, तो जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो हंस के कहता है, मैं जानता था बेटी कोई ना कोई साधन ज़रूर मिलेगा, देखो टैक्सी खड़ी है, चल के उससे बात कर लेते हैं। ये भी तो उधर ही जा रहा है, ये तुम्हें आराम से छोड़ देगा, चिंता की बात नहीं है। मैं तो परेशानी में फंसा हुआ था कि कोई साधन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन देखो मिल चुका ना, मैं कहता था ना मिलेगा। जब
राम प्रसाद जी ये बात सुनते हैं तो वो तो पसीने से नहाए हुए थे, टायर बदल रहे थे, और आखिरी बोल्ट टाइट करने के बाद उनको तरफ देखने लगते हैं कि भाई सवारी है, अच्छी खासी सवारी लग रही है, पैसे वाली लग रही है, कपड़े लत्ते सब कुछ जो पहन रखे थे अमीर घर का ही लग रहे थे। चांदनी रात में अब उनको यही सब नज़र आया। जब पास आते हैं बुजुर्ग और वो जो लड़की जो मीठी बोली थी, तब देखते हैं कि लड़की तो जवान है, 22 से 25 साल का उम्र है, और कपड़े भी अच्छे पहन रखे हैं, और आभूषण भी बहुत सारा उसके पास में है। सोने का सब कुछ लग रहा था, कानों के बालियाँ से लेकर के गले का हार तक। मतलब ये कोई बड़े घर की बेटी हैं। और बुजुर्ग भी जो था ना, अच्छे कपड़े पहन रखा था। टैक्सी जब खड़ी थी, अब एक तरह से नट बोल्ट टाइट कर चुके थे और स्टेपनी को अपने डिक्की में डाल रहे थे। तभी वो लोग पहुंच जाते हैं। बुजुर्ग कहता, अरे बेटा, अरे मैं तो सोचा था कि कोई साधन मिलेगा ही नहीं, लेकिन देखो तुम मेरे लिए खड़े थे यहाँ पर। तब राम प्रसाद जी कहते हैं कि जी जी बताएं, कहाँ जाना है आप लोगों को। तब बुजुर्ग कहता है कि नहीं बेटा, मुझे नहीं जाना है, बिटिया को जाना है। कहाँ तक जा रहे हो? राम प्रसाद जी जगह का नाम बताते हैं और कहते हैं हाँ हाँ बस बस समझ गया मैं, वहीं तो मेरी बिटिया को जाना है, थोड़ा सा उससे आगे। और देखो हम पैसा आपको सही देंगे, हमारी बिटिया को सुरक्षित उस घर तक पहुंचा देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और देखो ऐसी कोई गलती मत करना बेटे, गाड़ी को तेज स्पीड में मत दौड़ाना, सावधानी से मेरी बिटिया को ले के जाना। राम प्रसाद जी ऐसी बातों तो बहुत बार सुने थे, जब अपने परिवार के लोग किसी लड़का को लड़की को अकेले भेजते थे, तो ये इनके लिए कोई नई बात नहीं थी। अब इस तरह से ध्यान हटाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, बिटिया को आप बिठा दीजिए पिछली सीट पर। बिटिया अपने बाप की तरफ देखती है, बुजुर्ग बाप की तरफ, और फिर आपस में कुछ लोग खुसर फुसर करते हैं, बात करते हैं, और फिर आकर के बिटिया बैठ जाती है। पूरा गाड़ी खुशबू से भर जाता है। मतलब ऐसा इत्र जो आज तक राम प्रसाद जी जो ड्राइवर थे, ऐसा इत्र का महसूस नहीं किया था, ना जाने कैसा इत्र था। और तब उनको समझ में आता कि ये लोग तो पैसे वाले हैं, महंगा ही इत्र होगा। देखो लड़की कितने अच्छे कपड़े पहन रखी है, अभी भी सोने का जेवरात वगैरह पहन रखी है, ज़रूर बड़े घर की है, लेकिन हमें क्या करना, अपने पैसे से मतलब है। और फिर बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बेटी के पास पहुंचता है कि तुम घर पहुंच करके आइस को पैसे दे देना, जितना बता रहा है उससे ज़्यादा ही देना। अब इसके बाद वो लोग विदा होते हैं और राम प्रसाद जी अपने टैक्सी चलाना शुरू करते हैं। लेकिन वो भी नौजवान थे, चेहरा अच्छा खासा था, घुंघराले बाल थे, लेकिन कपड़े लत्ते सही ढंग का नहीं थे। अगर सही ढंग के कपड़े पहनते ना तो भी बड़ा खूबसूरत दिखते। लेकिन अब उनके सपने अब बड़े अच्छे अच्छे थे, और सपने को अपना अब एक तरह से वो सचो रहे थे कि चलो कभी न कभी तो मेरे पास में पैसा आएगा, मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा, अच्छी गाड़ी मैं ले लूँगा। सपने बड़े थे लेकिन गरीब थे, वो सपने पूरा होगा या नहीं होगा उनको पता नहीं था, लेकिन सपने देखना उन्होंने छोड़ा नहीं था। अब वो गाड़ी में बैठते हैं, खुशबू का एहसास होता है, पिछली सीट पर जवान लड़की बैठी है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी, उनके लिए एक सवारी थी। सवारी से ज़्यादा वो महत्व नहीं दे रहे थे, लेकिन वो जो खुशबू था ना, उनको मन को बेचैन कर देता था। जब उनको नाकों में खास करके वो खुशबू आती थी ना, तो सोचने पर मजबूर हो जाते थे, मन एक अजीब सा तरंग से भर जाता था। लेकिन सवारी सवारी थी, सवारी का हमेशा इज्जत देते थे, और वो ऐसा कोई गलती अब वो करते भी नहीं थे जिससे उनको बदनामी हो, उनको स्टैंड की मालिक की बदनामी हो, ऐसा कभी वो गलती नहीं करते थे। उस लड़की को अब लेके चल देते हैं, और लड़की कुछ देर तक शांत रहती है, और इसके बाद अब राम प्रसाद जी से पूछने लगती है कौन कौन है घर में, कितना कमा लेते हैं, और गाड़ी आपकी है। राम प्रकाश जी अपना दुख दर्द उस लड़की से बोलने लगते हैं कि नहीं जी, गाड़ी वाड़ी मेरी नहीं है, मैं तो एक अदना सा ड्राइवर हूँ, बहुत कम पैसे मिलते हैं, हमें तो मेरा सपना था कि मेरा खुद की गाड़ी अपना हो जाए। अब यही सब बातचीत करते हुए दुख दर्द उस लड़की को बताते हुए, और हिम्मत नहीं करते उस लड़की के बारे में पूछने के लिए, बिल्कुल हिम्मत नहीं करते हैं कि भाई बड़े घर की बेटी है, कहीं नाराज़ हो गई फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। ना बाबा ना, जो पूछा
अपने बारे में तो सब कुछ बता दिए, लेकिन लड़की के बारे में एक शब्द भी नहीं पूछे थे। शहर आ जाता है और तब कहते हैं कि देखिए आपको जाना कहाँ है, अब यहाँ से आगे आप रास्ता बताइए। मेरा घर तो स्टैंड तो इधर है, मैं तो लेफ्ट साइड में निकलना चाहूँगा, लेकिन आपको छोड़ना भी तो है। मैं आपको अब ऐसी जगह पर तो नहीं छोड़ सकता। अपने घर का अब रास्ता आप मुझे बताते ही चलिएगा। लड़की बड़ा प्रसन्न दिख रही थी और एकदम बात करते हुए हंसी खुशी अब चल रही थी। अब सफ़र का जरा भी एहसास नहीं हुआ। बड़े आराम से राम प्रसाद जी अब शहर में पहुंच चुके थे और लड़की जो थी ना, उनको घुमाई जा रही थी। कभी इस रोड पर चलो, हाँ ये नहीं, ये वाला मैं भूल गई, आप इधर चलो। मतलब आधी रात से लेकर के 1.5 घंटा तक उनको घुमाती रही। राम प्रकाश जी कई बार बोल चुके थे कि आप शायद रास्ता भटक रही हैं, आपको रास्ता का जानकारी नहीं है, आप मुझे बता दीजिए, अपने घर का एड्रेस बता दीजिए, अब मैं आपको उस जगह तक पहुंचा दूंगा। लेकिन लड़की कहती नहीं नहीं, मुझे मालूम है, आप ऐसे चलिए। और जब वो भटक जाती थी, रास्ता लगता था कि नहीं है, तब वो खिलखिला के हंस पड़ती और कहती कि मैं थोड़ा आज़ादी महसूस करना चाहती थी, घूमना चाहती थी। चलो कोई बात नहीं, आप इस रोड पर ले लो, मुझे तो मालूम है ना। 1.5 घंटा तक वो गाड़ी में घूमती है, इधर उधर, जहाँ उसका इच्छा होता है उधर कहती कि इधर ले लो, इधर मेरा घर है। राम प्रकाश जी अब राम प्रसाद जी उसको लेके चलते हैं, तब वो कहती कि नहीं इधर नहीं। तब राम प्रसाद जी थोड़ा अंदर ही अंदर नाराज़ हो जाते हैं कि देखो मेरा टाइम ख़राब कर रही है, मुझे नींद भी आ रहा है। अपने बारे में सोचने लगते हैं कि मैं अब स्टैंड में पहुँच करके आराम से सो जाता, सुबह कहीं ना कहीं निकलना पड़ेगा। लड़की कहती है आखिरकार एक जगह पर ले जाती है। वहाँ पर कॉलोनी तो है, लेकिन कॉलोनी से पहले ही एक घर था, बड़ा सा घर था, और वहाँ बिल्कुल अंधेरा था। वो कहती है बस ये हमारा घर है और हम इस घर में आ चुके हैं। राम प्रसाद जी बड़ा खुश हो जाते हैं, चलो इस लड़की से पीछा छोड़ा, और फिर टैक्सी रोक देती। लड़की उतर जाती है, जाती है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। अब राम प्रसाद जी को लगा शायद घर में पैसा वैसा होगा, तभी तो देगी, शायद इसके पास में नहीं है, इसके परिवार के लोग होंगे वहाँ पर। दरवाज़ा कुंडी खटखटाती है, कई बार खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई खोलता नहीं है कुछ। अब ऐसे ही परिस्थिति कुछ देर तक बनी रहती है। तब राम प्रसाद जी से बोलती है बस थोड़ा देर और, थोड़ा देर, अब सोए होंगे लोग, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अब इसके बाद वो कुछ देर तक खड़ी रहती है और फिर अचानक दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर रोशनी नजर आती है। कौन आया था दरवाज़ा खोलने के लिए, राम प्रसाद जी देख नहीं पाते। तब वो राम प्रसाद जी को एक बार अंदर जाती है और फिर आती है, अंदर आ जाओ, काफ़ी देर से मैं आपको थका दिया ना, अब ठंडा ठंडा पानी पी के जाना, गर्मी देखो कितनी है। बाकी में गर्मी का एहसास भी हो रहा था, प्यास भी लग रही थी, लेकिन पानी बोतल का उनका गर्म हो चुका था और गर्म पानी में वो स्वाद नहीं आता है। वो भी सोचे कि चलो अब बड़े घर की बेटी है, चलो यहाँ पर अच्छा पीने का मिल जाएगा, ठंडा पानी मिल जाएगा और पैसे भी दे देगी, इसके बाद हम अपने घर लौट जाएंगे। यही इच्छा लेकर के उनके मन में उस लड़की के प्रति जरा भी कोई पाप नहीं था, मन में उनकी ऐसी सोच भी नहीं थी। वो बिना डरे हुए उस घर में चले जाते हैं। जब जाते हैं तो देखते हैं कि कम से कम उस घर में 5 कमरे हैं, आंगन है और सब दरवाज़ा लगभग बंद है। एक दरवाज़ा खुला हुआ है और उसमें से रोशनी आ रही है। उसी कमरे में लड़की उनको बुलाती है कि आप यहाँ आ जाइए, आराम से बैठिए, मैं आपके लिए ठंडा कुछ लेकर आती हूँ। कुर्सी पर बैठ जाते हैं, सामने पलंग देखते हैं, पलंग पर मखमल जैसा बिस्तर लगा हुआ है, खिड़की पर मखमली पर्दे लगे हुए हैं। देखने में वो शाही घर जैसा बिल्कुल लग रहा था, जो एक अच्छे घर में होना चाहिए, सब कुछ वहाँ पर नज़र आ रहा है। और सब चमकते हुए जैसे अभी अभी लगाया गया हो, सब ब्रांड न्यू लग रहा था। कहीं भी धूल मिट्टी अब उनको दिखाई नहीं दे रही थी। मतलब ये जो परिवार है बिल्कुल सफाई पसंद रहने वाला है। और तभी लड़की एक बड़े से गिलास में तरल पदार्थ लेके आती है, बिल्कुल ठंडा होता है। राम प्रसाद जी को पकड़ाती है, आप धीरे धीरे इसका आनंद लीजिए, आप एक बार पिएंगे ना तो इसका स्वाद का पता नहीं लगेगा, आप धीरे धीरे थोड़ा करके पीजिए और देखिए ये कैसा स्वाद है, मुझे ज़रूर बताइएगा। धीरे धीरे राम प्रसाद जी पीने लगते हैं
अब वाकई में उनको शरीर में एक ताजगी सी महसूस होती है। शरबत पीने के बाद में ऐसा लगता है कि उनको हाथियों का बल शरीर में आ चुका है। और जो मन उनका शांत रहता था, कभी भी किसी लड़की को देख के मन में दुर्भावना नहीं आता था। अचानक उनका मन जो है ना बदलने लगता है, जैसे नशे में हो रहे हो। जैसे अब वो लड़की सामने खड़ी हुई, अब इतनी सुंदर लग रही थी, मन कर रहा था राम प्रसाद जी का कि उससे हम लिपट लें, प्यार करना शुरू कर दें। ऐसा मन उनका बहकने लगता है। और लड़की उनके शरीर में परिवर्तन जैसे जैसे वो कर रहे थे, आंखें अपना कभी देख रहे खोल रहे थे, बंद कर रहे थे, लड़की की तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे। शायद लड़की को पता था कि ऐसा इनके साथ में होगा, और वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। आखिरकार जब ऐसा लगने लगा कि राम प्रसाद जी को आंखें बोझिल बोझिल हो रही है, और तब ऐसा मन अब उनका होने लगा कि मैं सो जाऊं, मुझे बहुत ही नींद लग रही है। और शायद लड़की समझ गई थी कि मामला अब बिल्कुल इनका फिट हो चुका है, ये नशे में आ चुके हैं। राम प्रसाद जी को हाथ पकड़ती है, कहती नहीं, आप शायद कुर्सी पर बैठे बैठे सो जाएंगे, थकावट में चूर हैं, आइए इस मखमली बिस्तर पर पधारिए। बड़े आराम से अब उनको उस बिस्तर पर ले जाती है, सुला देती है, लेट जाते हैं। लेटते ही उनकी आंखें बंद हो जाती है। कुछ पता नहीं होता कि उनके साथ में कुछ हुआ नहीं हुआ, होश ही नहीं था उनको। जब उनको होश आता है ना, तो लड़की उनकी बगल में लेटी हुई है, उनकी पालों से खेल रही है। बिल्कुल होश में आ चुके थे, नशा जो था वो उतर चुका था। और तब वो लड़की को देखते हैं ऐसी अवस्था में, खुद की अपनी अवस्था देखते हैं, एकदम डर जाते हैं। ये आपने क्या किया? मैं ये आपके पलंग पर क्या कर रहा हूँ? मुझे तो अपने स्टैंड पर जाना था। रोने लगते हैं, मन उनका दुखी हो जाता है सब देख करके। और तब लड़की उनको समझाती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, आप अपने आप को दुखी मत समझिए, आप शांत रहिए, शांत रहिए, मैं सब कुछ बताती हूँ। और तब लड़की कहती है कि देखिए, मैं आपको जब पहली बार देखी ना, मैं आपसे सब कहानी पूछी तो मैं आपके प्रति मोहित हो गई थी। मुझे लगा कि आपकी मुझे मदद करना चाहिए, लेकिन मदद के अलावा मैं आपसे प्यार भी कर बैठी। मन ही मन मैं आपसे प्यार करने लगी। अब मुझे जाना तो कहीं और था, लेकिन मैं आपको इस खाली घर में लेके आई। आप बुरा मत मानिएगा, आप बिल्कुल मुझ पर नाराज मत होइएगा। लड़की समझाती है, और जो राम प्रसाद जी है उनको समझ में नहीं आता है, आखिर ये लड़की मुझसे चाहती क्या है। मन ही मन अब डरे हुए होते हैं अपनी अवस्था देख करके, और उनको समझ में आ गया था कि आखिर लड़की ने उनके साथ में क्या किया होगा। शायद वो शरबत में नशीला चीज़ था, और वो हम पी लिए थे, और फिर हम नशे में हो चुके थे। सब कुछ समझने के बाद में उनकी आंखों से आंसू आ रहा था, लेकिन जो लड़की थी ना, उनको प्यार कर रही थी, समझा रही थी कि आप नाराज मत होइए, दुखी मत होइए, आपने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है, सब कुछ मेरे कहने पर आपने किया था, आप नशे में हो चुके थे, और मैं ऐसा चाहती भी थी, आप मेरे इशारे पर काम कर रहे थे, आप अपना सब कुछ भूल चुके थे। लड़की सब बताती है। और तब राम प्रसाद जी कहते हैं कि आप हैं कौन, इतना बड़ा घर में, और आपका परिवार कहाँ है? आपके वो पिताजी आपके सगे पिता हैं? लड़की कहती हाँ, ये जो घर है ना, अभी हमारे पास में इस घर में कोई नहीं है, लेकिन कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, आते हैं जाते हैं। और तब लड़की कहती कि ठीक है, अब आप अपने स्टैंड पर जा सकते हैं, अपने घर पर जा सकते हैं। राम प्रसाद जी अपने आप को आज़ादी पाते हैं, अपने कपड़े उपड़े पहनते हैं और चलने लगते हैं। और तब लड़की उनको अपने कान की एक कुंडल निकाल के देती है, आप ये रख लो, आपके काम में आएगा। अब मेरे पास में तो अब पैसा कौड़ी तो है नहीं, अब मेरे पास में पैसे होते ही नहीं हैं, ये मेरे कान का कुंडल है, और आप इसको रख दीजिए। समझ में नहीं आता कि ये तो भाड़ा तय करके आई थी, इतना पैसा दे देंगे, लेकिन पैसा दी नहीं, कान का कुंडल देती है। अब उस घर से जितना जल्द निकलना चाहते थे, उनको लग रहा था कि मैं ज़्यादा देर इस घर में रहूँगा ना, तो मैं फंसता जाऊँगा, और फिर मैं इस घर से निकल नहीं पाऊँगा। अब ये भी नहीं समझ पाए थे कि लड़की है कौन, कोई भूतनी है, कोई प्रेतनी है, या फिर हाड़ मांस की बनी हुई लड़की है। ये तो अभी यही तक समझ रहे थे, ये ज़रूर हाड़ मांस की है, अब प्रेम की भूखी है, पैसे वाले घर की है, और ये घर शायद यही इसी काम के लिए इस्तेमाल करती होगी।
सब कुछ अपने मन में ख्याल अब करने लगते हैं। कुंडल लेकर के लेना नहीं चाहते थे कि नहीं नहीं आप रख लीजिए। तब लड़की कहती नहीं, आपने मुझे वहाँ से लेके आया और इसके बाद मैं आपके साथ में अब गलत भी किया, अब ये मेरी तरफ से तोहफा रखिए, आप मेरी तरफ से तोहफा रखिए। लड़की मुस्कुराती है, गले मिलती है और कहती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप कभी आओ ना इस तरफ तो मेरे पास में ज़रूर आना, लेकिन आना तो रात के टाइम में 12 बजे के बाद में, तब मैं आपका इंतज़ार करूँगी। जैसे ही आपकी गाड़ी आएगी ना तो मैं समझ जाऊँगी, दरवाज़ा खोल दूँगी। राम प्रसाद जी बस वहाँ से निकलना चाहते थे, उस लड़की से जितना दूर होना चाहते थे उनका भागने का मन कर रहा था। वो कुंडल जबरदस्ती उस लड़की ने दे दिया। देखने में अच्छा खासा वजन का था और वो अमीर घर की थी। एक कान का कुंडल दे करके फिर अब वो चले जाते हैं। राम प्रसाद जी अपने स्टैंड पर पहुँचते हैं और तब तक सुबह हो जाती है। अब शुक्र था कि वहाँ पर उनके अलावा कोई नहीं रहता था, सब गाड़ियाँ अपने अपने घर पर ले गए थे। बस राम प्रसाद जी गाड़ी अपना लेके आते हैं और फिर स्टैंड पर अपना रात जो भी सुबह में पहुँचते हैं बिताते हैं, अपनी गाड़ी में ही सो जाते हैं। आखिरकार सुबह में जब गाड़ियाँ आनी शुरू हो जाती है तब मालिक भी आ जाता है, पूछता है कि सवारी को छोड़ के आए, बता देते हैं हाँ। पैसा मिला? हाँ मिला, पैसा दे दिए, काम खत्म हो गया। अब रोज़ की तरह दोपहर के बाद में फिर उनको सवारी मिलती है, कुछ उल्टी रास्ते के, उस साइड का नहीं जो कल की रात गए थे। ऐसे ही अब उधर जाने का मौका नहीं मिलता जिधर लड़की का घर था, जहाँ से उस लड़की को लेके आए थे, उस एरिया में नहीं, अलग क्षेत्र में जाते रहते हैं। आज जब आ जाते हैं टाइम, कभी टाइम पर भी आ जाते थे और कभी लेट भी हो जाता था। डरते तो थे नहीं, उनके मन में ऐसा कोई भूत प्रेत का भय नहीं था, डर नहीं था। नौजवान थे, इन चीज़ों से हमेशा अब अलग ही रहे, भूत प्रेत को मानते तक नहीं थे। जब ये स्टैंड पर आते थे ना तो जब सो जाते थे तब सपने में वही लड़की उनसे प्यार करती थी। फिर अचानक वो नींद से जागते थे तो उनको महसूस होता था कि मेरे बगल में लड़की लेटी हुई थी। जैसे मैं जागा ना तब वो यहाँ से उठ के गई है। उनको लगा कि मेरे मन का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो कुंडल बड़ा हिफाजत से रखे थे, सोना का चीज़ था और अच्छा खासा वजन का था। उनको लगा कि इसको मैं बेचूंगा ना तो बहुत सारा पैसा मिलेगा, लेकिन इतना पैसे का सोचे नहीं थे कि जब हम बेचेंगे तो उसमें हमारी एक टैक्सी भी आ सकती थी। उन्होंने कभी कल्पना नहीं किया था, सोने का भाव नहीं जानते थे, सोना का महत्व नहीं समझते थे, और वो संभाल के रखे हुए थे कि चलो कभी आड़े वक्त में काम आएगा, घर में जाएंगे, शादी ब्याह में किसी को ज़रूरत पड़ेगा तो हम दे देंगे। मन में यही सब सोच रखा था। अब ये सब जब शुरुआत उनके साथ हुई ना, अब यही नहीं स्टैंड में नहीं, अगर कहीं जाते भी थे ना, कहीं रात बिताना पड़ जाता था, कभी दूर का सफ़र करते थे और गांव में जाते थे, गांव वाले रोक लेते थे कि बेटा रुक जाओ, आज रात को सुबह निकल लेना। तो वहाँ पर भी उनके साथ ऐसा ही होने लगा। सपने में अब वो महसूस करते थे कि वही लड़की उनके बगल में लेटी हुई है, उनके साथ प्रेम कर रही है, उनसे हंस रही है, बोल रही है, प्रेम कर रही है। और जब वो नींद से अब अपनी आंखें खोलते तब एक पल उनको लगता कि हर तरफ अंधेरा है और लड़की अभी अभी उनके बगल से उठ के गई है, ऐसा उनको लगने लगा। अब इसके बाद वो परेशान रहने लगे। अब दिल की बात थी ना, किसी को बताते नहीं थे कि लड़की का मामला है, मैं बताऊंगा तो मेरा मालिक कहीं नाराज़ ना हो जाए। किसी ड्राइवर को बोलता हूँ, वो मेरे मालिक को ज़रूर बता देगा। सब अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। हर रात की कहानी होती है। अगर वो 1 घंटे के लिए भी आराम करते हैं ना, तब उनको ऐसा ही महसूस होता है कि उनके बगल में आकर के लेटी है और उनके साथ प्रेम कर रही है। ऐसा जब लगातार होने लगता है ना, मन उनका व्याकुल हो जाता है। अपने मालिक से कहते हैं कि मुझे घर जाना है, छुट्टी जाना है। अब मालिक कहता है कि ठीक है चले जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। अब बड़ा खुश हो जाते हैं, चलो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, ये सब ख़त्म हो जाएगा, बुरे बुरे सपने जो मेरे आ रहे हैं ना, ये ख़त्म हो जाएगा। मैं गांव में जाऊंगा और 2-4 दिन अपने आज़ादी से घूमूंगा, अपने यार दोस्तों के साथ रहूंगा, हंसूंगा, बोलूंगा, और सब इस चीज़ों को मैं भूल जाऊंगा। वो सोने का चीज़ जो छिपा के रखे थे, अब वहाँ जाने के बाद अपने पिता को दिखाते हैं। पिता देखते हैं तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है, अरे बेटा ये तुझे कहाँ से मिला?
दूसरा भी है क्या? तब कहते हैं नहीं, दूसरा नहीं है, बस यही है। पिता कहते हैं यारी, ये तो बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, तू सोच भी नहीं सकता कि ये कितना कीमती है, कितना वजन है, तुझे जरा भी अनुमान है? तब राम प्रसाद जी कहते हैं कि नहीं, मुझे जरा भी अनुमान नहीं इसके बारे में। पिता कहते हैं कि रुक, मैं इसका पता करता हूँ कि आखिर इसके कितने पैसे मिलेंगे। हमारे घर में पैसे की जरूरत है, अगर तू लाया है तो अच्छे काम में हमारा हो जाएगा। अब जाते हैं ज्वेलर के पास में और वहाँ से वो उसको बेच के आ जाते हैं। अब बहुत सारा पैसा अब वो ले के आते हैं। जब वो पैसा देखते हैं ना राम प्रसाद जी, तो उनकी आंखें चौंधिया जाती, इतना सारा पैसा। तब उनके पिता कहते कि हाँ बेटा, काफ़ी वजन का था, ये तुझे मिला कहाँ से? राम प्रसाद जी अब अपने पिता से सच छिपाती नहीं हैं, सब कुछ बता देते हैं। कहते हैं कि पिताजी, वही लड़की मेरे सपने में आती है, मेरे साथ अब वो बुरे काम करती है, जो भी बताना था अब एक तरह से अब लाग लपेट करके और सब कुछ बता दिए थे। अब जो पिता थे ना, अपने बेटे का चेहरा देख रहे थे, कह रहे थे कि कब से हो रहा है तेरे साथ में। पूरी घटना को अब एक तरह से पूरा ब्यौरा दे देते हैं, 3 तारीख से मैं गया था और अभी तक मेरे साथ में हो रहा है। पिता थोड़ा सा अब उनके चेहरे पर अलग भाव होता है। कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसके बारे में सोचेंगे। अगर यहाँ तेरे को सपना आए, इस तरह तुझे एहसास हो, तो मेरे को अब जगा देना रात के टाइम में। तब मैं इसके बारे में सोचूंगा कि आखिर ये क्या चीज़ है, लड़की तेरे सपने में क्यों आती है, जबकि वो तुझसे काफ़ी दूर है। सोचने वाली बात है। अब उस दिन बड़ा खुशी में सब परिवार हैं, काफ़ी पैसा आ चुका है और राम प्रसाद जी के जो इच्छा थी अब टैक्सी खरीदने का, अपने पापा से बताते हैं कि पापा, इसमें मेरी टैक्सी आ सकती है क्या? तब राम प्रसाद पिता कहते हैं कि हाँ बेटा, नई तो नहीं आ सकती, लेकिन पुरानी तो आ सकती है, सेकेंड हैंड का, तुझे चाहिए ना? तो राम प्रसाद जी खुश हो जाते हैं कि हाँ पापा। कहते हैं कि चिंता मत कर, अब तुझे शहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने गांव में ही हम टैक्सी खरीद लेंगे और यहीं पे तू अपना काम करना, घर के घर में रहेगा, जो 2 पैसा आएगा हमारे काम में आएगा, अब तुझे कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। रात में अब सब लोग बड़ा खुश थे, कुछ देर तक बात करते रहे और आखिरकार अपने अपने कमरे में सब सोने के लिए जाते हैं। राम प्रसाद जी भी अपने कमरे में जाते हैं सोने के लिए। अब कुछ देर तक बस दीवार को घूरते रहते हैं कि कब नींद आ जाए, कब नींद आ जाए। अब उनके मन में सपना था कि वो पूरा होने वाला था, एक तरह से खुशी थी, नींद नहीं आ रही थी। तभी उनको लगा कि एक खुशबू कमरे में भरती जा रही है। वैसी खुशबू थी जो लड़की जब कार में बैठी थी पहली बार, वैसी खुशबू उनको महसूस होती है। और वो खुशबू उस घर में भी महसूस की थी जहाँ पर वो लड़की उनको नशीला पदार्थ पिला करके और उनके साथ में अब पूरी रात अब एक तरह से सोई थी, बैठी थी, प्यार किया था। वही सब उनको सब याद आ जाता है, डर जाते हैं। अरे दिखाई तो कोई नहीं दे रहा, लेकिन खुशबू तो यहाँ पर आ रही है। हमारे गांव में ऐसा खुशबू तो कोई लगा ही नहीं सकता भाई, ये तो महंगी खुशबू है, परफ्यूम है, ऐसा हमारे गांव में कौन लगाएगा? अरे हमारे घर में ऐसा कोई लगाने वाला नहीं है। तब तक उनकी आंखें भारी होने लगती है। देखते ही देखते अब वो मदहोशी में डूब जाते हैं। अब एक तरह से उनको याद ही नहीं रहता है, सब कुछ भूल जाते हैं। और लड़की आती है, उनके साथ प्रेम करती है और फिर वो चली जाती है। उनको होश भी नहीं रहता है। जब उनकी आँख खुलती है, जब होश आता है ना, उस लड़की को जाते हुए देखते हैं और उसी वक्त अपने पापा को चिल्लाते हैं जोर जोर से। पापा नींद में सोए होते हैं, लेकिन जब बेटा की आवाज़ सुनते हैं ना, दौड़ के आ जाते हैं। दरवाज़ा खुला हुआ था और जब आके देखते हैं तो अब एक तरह से राम प्रसाद जी अब वही कहानी बताते हैं, रोने लगते हैं कि पापा ये तो यहाँ पर भी आ गए, ये है क्या पापा? तब राम प्रसाद जी के पापा कहते हैं कि तू डर मत बेटा, सुबह होने दे, इसका इलाज मैं जानता हूँ कि तुमसे किसके पास में ले जाना है, मैं इसका इलाज करके रखूँगा। हाँ देख लेना, ये जब इलाज हो जाएगा ना, तेरे आसपास में कभी नहीं भटकेगी। राम प्रसाद जी पूछते हैं अपने पिता से कि ये क्या है, क्या है ये पापा? हाँ तब कहने लगे राम प्रसाद के पिता की हवा है, ये हवा है, हवा, इसको मैं काबू में अब करूँगा, तू चिंता मत कर। बस
रात निकल जाने दे और सुबह मैं उस स्थान पर चलूँगा जहाँ पर इसका समाधान है। राम प्रसाद जी अभी भी समझ नहीं पाए थे कि हवा क्या भला है। भूत प्रेत को मानते नहीं थे। अब एक तरह से कुछ भी समझ में नहीं आता है। पिता उनको बहलाते हैं कि आप सो जा, डरने की बात नहीं है। आप फिर लड़की आती है तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं दोबारा आ जाऊँगा, अब तो सो जा आराम से। राम प्रसाद जी को नींद कहाँ आ रही है। आखिरकार जब सुबह होती है तब उनको नींद घेर लेती है। सुबह में अब उनके पिता आके जगाते हैं, चल बेटा जल्दी से तैयार हो जा, हम एक जगह पर चलना है। राम प्रसाद जी अब अपने पिता के साथ अब फ्रेश होकर के नहा धो करके अब चल पड़ते हैं। पिता उनको एक लेकर के अब एक कुटिया में पहुंचते हैं और कुटिया शमशान के बाहर में लगी हुई थी। वहाँ पर एक बाबा रहते थे और बाबा के पास में राम प्रसाद जी पहुँचते हैं, उनके पिता पहुँचते हैं। राम प्रसाद जी सब कुछ बता देते हैं, कोई चीज़ नहीं छिपाते हैं। बाबा कहते हैं कि मामला बड़ा है, लेकिन तू मेरे पास में आया है तो मैं इसका समाधान करूँगा। अब तुझे रात में आना पड़ेगा, रात में इसको लेके आ और तब मैं सब कुछ सही कर दूँगा। राम प्रसाद जी अभी भी समझ नहीं पाए थे कि आखिरकार मेरे साथ में हो क्या रहा है। और तब वहाँ पर खुलासा होता है। बाबा बताते हैं कि मामला थोड़ा सा अब बढ़ा हुआ है, मुश्किल में है। ये जो शक्ति इसके साथ में लगी हुई है ना, ये मामूली शक्ति नहीं है, ये पावरफुल शक्ति है। अब इसे मुझे लड़ना पड़ेगा और इसके लिए तुझे रात में आना पड़ेगा। राम प्रसाद जी अपने पापा से नहीं बाबा से पूछते हैं, आखिर ये शक्ति है कौन जो मुझे परेशान कर रही है, हर रात मेरे पास में आ जाती है, मेरे साथ खेल खेलती है, आखिर ये है क्या भला। अतः बाबा जी बताते हैं कि तुम्हें आम खाने से मतलब है, पेड़ गिरने से मतलब है कि आम खाने से। एक तरह से मुहावरा बना करके अब वो समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम इसके बारे में ना जानो वही अच्छा है। अब मैं ये काम पूरा कर दूंगा, रात में तुम्हें आना है आधी रात के आसपास, और तब तक मैं तैयारी भी कर लूँगा, अपने को थोड़ा अब एक तरह से मजबूती भी कर लूँगा, क्योंकि ये जो है अब आसपास में तुम्हारा ये महसूस होता है आती है, वो पावरफुल शक्ति है, उसे हर कोई लड़ नहीं पाएगा। राम प्रसाद जी डर जाते हैं। तब उनको एहसास होता है कि कहीं वो भूत प्रेत के चक्कर में तो नहीं आ गए। अपने पापा से पूछते हैं, पापा अब झूठ नहीं बोलते? कहते हैं हाँ बेटा, मुझे भी डाउट है कि तेरे साथ में ऐसी शक्ति लगी हुई है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और तुझे इस चीज़ का एहसास भी होता होगा। राम प्रसाद जी अब रोने को मन करता है उनका, लेकिन उनके पापा कहते हैं कि अब डरने की जरूरत नहीं है, ये जो बाबा है ना पहुँचे हुए हैं, अब मैं अब इनके पास में लेकर रात में आऊँगा, और जब तक हम चलते हैं घर पर। घर में आने के बाद में जो खुशी का माहौल था ना, वो बदल चुका था। सब लोग चिंता में डूबे हुए थे कि आखिर होगा क्या, कैसे होगा, कब होगा। राम प्रसाद के पिता सबको शांत करते हैं कि तुम लोग शांत रहो, बाबा जी ने बोला है तो इस शक्ति से अब वो हटा भी देंगे, इस शक्ति को हमारे बेटे से दूर कर देंगे, तुम लोग खामखा परेशान मत हो। आखिरकार जब रात हो जाती है, आधी रात, तब लोग बाबा के कुटिया में पहुँचते हैं और वहाँ पर बड़ा ही डरावना माहौल था। राम प्रसाद जी अब उस जगह पर जा कर के पहली बार डर का एहसास होता है। दिखाई तो कुछ नहीं देता है, ऐसा लगता है कि उनके बगल से कोई जल्दी से निकल गया हो। कुछ दूर पर कुछ चमकती हुई परछाई नजर आ रही थी। अब रात के टाइम में शमशान था तो वहाँ तो भूत प्रेत अब ऐसे ही करते हैं। अब पिता कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा, बाबा जी है ना। कुटिया में पहुँचते हैं तो बाबा जी उनका इंतजार कर रहे थे और कह रहे थे कि बस तुम सही वक्त पर आ गए हो। राम प्रसाद जी को पापा को रोक देते हैं और राम प्रसाद जी को हाथ पकड़ करके शमशान के अंदर चले जाते हैं। बड़े डर जाते हैं, शमशान में जाने को नाम नहीं लेते हैं। और तब पापा समझाते हैं कि बेटा डरने की जरूरत नहीं है, एक बार जो डर निकल जाएगा ना तो दोबारा डरेगा नहीं, बाबा जी हैं तेरे साथ में ना, तो तुझे बिल्कुल ऐसा डरने की जरूरत ही नहीं है। राम प्रसाद जी आखिरकार अपने पापा को बात मान करके और उस बाबा के साथ शमशान के अंदर जाते हैं। वहाँ पर बाबा एक जगह पर स्थान पर बैठ जाते हैं, सामने में बिठा देते हैं राम प्रसाद जी को और कहते हैं अपने आंखें बंद कर लो, और तुझे कुछ भी आवाज़ सुनाई देना, कोई भयानक आवाज़, डरावनी आवाज़, अपनी आंखें मत खोलना। तुझे कोई तेरा नाम लेके पुकारेगा और कहेगा कि हाँ से उठ जा, मेरे साथ चल,
तेरे साथ यहाँ गलत होने वाला है, लेकिन तू किसी की बात का विश्वास नहीं करेगा। वो जो शक्ति है तुझे अब झूठ सांच कुछ बोलेगी इस जगह से तू चल, यहाँ पर तू बैठेगा तो तेरे साथ में खतरा हो जाएगा। बहुत तरह की बातें करेगी, आखिरकार वो तुझे डराने की कोशिश करेगी, कहेगी तेरे परिवार को हम ख़त्म कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तू अपनी आंखें नहीं खोलेगा जब तक मैं ना बोलूँ। राम प्रसाद जी अंदर ही अंदर डर चुके थे बाबा की बात सुन करके कि ना जाने अब मेरे साथ में क्या होगा, मैं कैसे चक्कर में फंस गया हूँ। मैं तो उस लड़की को अपने अब एक तरह से सवारी समझ के बिठाया था, मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरे साथ में ऐसा खेल खेलेगी। तब तक तंत्र मंत्र करना बाबा जी ने शुरू कर दिया था। अब उनको एहसास भी हो रहा था कि बाबा जी कोई मंत्र बोल रहे हैं, झाड़ फूक कर रहे हैं, अपनी आंख बंद किए हुए। अब वाकई में कुछ देर तक ऐसा शांत माहौल रहता है और इसके बाद उनके कानों में फुसफुसाहट सुनाई पड़ने लगती है। तू यहाँ पर क्या करने आया? तुझे अमीर नहीं बनना है? तुझे टैक्सी नहीं खरीदनी नहीं? यहाँ तो क्यों आ गया है? मैं तुझे अमीर बनाना चाहती थी, तू यहाँ पर खामखा क्यों आ गया? यहाँ पर आकर के तू पछताएगा। ये बाबा तेरे को ख़त्म कर देंगे, गलत दिशा में तू जा रहा है। मतलब जैसे बाबा ने बताया था, वो लड़की लालच भी दे रही थी, उनको डरा भी रही थी। अब कई पल तो लगता था कि लड़की सच बोल रही है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ? राम प्रसाद को लगता था कि अपनी आंखें खोल दूँ और इस जगह से मैं भाग जाऊँ। लड़की सच तो बोल रही है। आखिरकार वो सोने की बाली भी कंगन दिया था, वो कुंडल दिया था, उससे मेरे घर में बहुत सारा पैसा आ गया। मैं नया नहीं, कम से कम पुराना टैक्सी तो खरीद सकता हूँ, मालिक तो बन ही सकता हूँ। लेकिन लड़की कह रही थी कि मैं तुम्हें नया टैक्सी दिलाने का इंतज़ाम करूँगी। तू उस जगह से उठ जा, इस जगह से भाग चल, तू मेरे पास में आ जा, इन चक्कर को छोड़ दे। डराने का, फुसलाने का हर काम करती थी, लेकिन अगले पल सचेत हो जाते थे। ये तो बाबा जी ने बोला था, ये तो ऐसे ही करेगी, ऐसे ही करेगी। आखिरकार जब तक बाबा जी नहीं कहते हैं तब तक राम प्रसाद जी अपनी आंखें नहीं खोलते हैं। और वो लड़की कई बार उनके कान के पास में आकर के डरा चुकी थी, लालच दे चुकी थी कि यहाँ से उठ जा, यहाँ तेरे लिए जगह नहीं है, तू मेरे पास में सुरक्षित है। लेकिन अपनी आंख नहीं खोलते हैं, ना उस जगह से उठने की कोशिश करते हैं। और तब बाबा कहते हैं अब काम खत्म हो गया, तू अपनी आंखें खोल दे। आंखें खोलते हैं, कुछ देर तक उनको अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। और तब वो देखते हैं कि वही लड़की एक पेड़ के पास खड़ी हुई दिखाई दे रही है। अब डर जाते हैं, बाबा जी वो तो वहाँ पर खड़ी है। कहते हैं बाबा जी अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, अब वो मेरी दासी बन के रहेगी, तू चिंता मत कर, तेरा काम हो गया है। अब यहाँ से उठ और चल, अपने घर निकल, अपने पापा को ले और घर चल जा। यहाँ की बात, सारी बातें तू भूल जाना कि तेरे साथ में यहाँ पर क्या हुआ था। ये याद करने वाली चीज़ नहीं है। जितना तू याद करेगा अब तू समझ ले कि बाद में तेरे को फिर दोबारा यहाँ पर आना पड़ेगा। बाबा जी सब कुछ समझाते हैं और कहते हैं कभी भी उस लड़की को याद करने की कोशिश मत करना, मन से उसको हटा दे। लड़की पेड़ के पास में दिखाई दे रही थी, साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन बिल्कुल शांत थी, जैसे एकदम पत्थर की मूर्ति बन चुकी हो। उसी के थोड़ी सी बगल से अब वो गुजरते हैं बाबा के साथ में। और तब राम प्रसाद जी के पिता बेचैन थे कि आखिर हुआ क्या, आखिर हुआ क्या। बाबा जी सब बता देते हैं कि सब कुछ सही हो गया। हाँ, अब वो लड़की, अब इसके मन से निकलना चाहिए, अब तो तुम्हारी जिम्मेवारी है, इस लड़की को अपने मन में बसा के ना रखे, अब डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद राम प्रसाद जी अपने घर आ जाते हैं और कई दिन तो डर से घर से निकलते नहीं हैं, पापा के पास सोते रहते हैं। ऐसा ऐसा करते हुए आखिरकार जब 2 महीना गुजर जाता है और तब उनको लगता है कि हाँ अब सब कुछ समान हो चुका है। अब वास्तव में उन्हीं पैसों से एक पुरानी टैक्सी खरीदते हैं और उसी की कमाई से अब फिर नई टैक्सी बना लेते हैं। इसके बाद शादी ब्याह होता है और आज भी वो टैक्सी का काम करते हैं, लेकिन चलाते नहीं हैं। अपने लिए अब कई सारे टैक्सी ड्राइवर रखे हुए हैं और टैक्सियों का काम करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी राम प्रसाद जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी मेल आईडी पर अपनी घटना का मुझे
शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल इसी चैनल पर मैं फिर लौटूंगा एक नई कहानी के साथ में, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।